स्टूडेंट्स, आज हम लोग समसामयिक भारत में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन सार्क के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क। इस संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। इस संगठन की स्थापना का और दक्षिणी एशिया के जो देश थे उनमें आपस में सहयोग का विचार नवंबर 1980 में सामने आया दक्षिणी एशियाई देशों के सामने, जिसमें 7 संस्थापक देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के विदेश सचिवों में आपस में वार्ता हुई, विचार विमर्श हुआ। यह विचार विमर्श अप्रैल 1981 में कोलंबिया में हुआ। इसके बाद इस विचार विमर्श को मूर्त रूप देते हुए 8 दिसंबर 1985 को ढाका में इसकी स्थापना की गई। प्रारंभ में इसमें 7 संस्थापक देश थे। 2005 में जब 13वां वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ तो अफगानिस्तान को इसका नया सदस्य बनाया गया। इस संगठन का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। तो ये ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक देश, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं तथा इसका मुख्यालय कहाँ पर है। सार्क के संगठन के जो सिद्धांत हैं वो किन सिद्धांतों पर कार्य करता है, वो है संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने व पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना। इस प्रकार का क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प न होकर उसका एक पूरक रूप होगा। ऐसा क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय या बहुपक्षीय दायित्वों के साथ असंगत नहीं होगा। इस प्रकार दक्षिण एशियाई देशों में आपसी सामंजस्य बनाने, सहयोग बढ़ाने, विभिन्न समस्याओं का हल करने और सभी देशों की समृद्धि को बढ़ाने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई। सार्क के 8 सदस्य देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये इसके 8 सदस्य देश हैं और इसके पर्यवेक्षक सदस्य देश भी हैं जो इनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिकन ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। इस संगठन का कार्यक्षेत्र क्या है, कहाँ कहाँ तक यह संगठन विस्तृत है। मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन के क्षेत्र, कृषि एवं ग्रामीण विकास, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा व बायोटेक्नोलॉजी, आर्थिक, व्यापार एवं वित्त, सामाजिक मसले, सूचना एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सुरक्षा, संस्कृति और अन्य मसले जो सभी दक्षिणी एशियाई देशों के हैं उन पर उनसे संबंधित कार्य ये संगठन करता है। इस संगठन के क्या उद्देश्य हैं? पहला उद्देश्य है दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उनमें आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तीव्रता लाना और सभी व्यक्तियों को गौरवपूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना, ये इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और उसे मजबूती देना, एक दूसरे देशों की समस्याओं का मूल्यांकन करना, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना,
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग और सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहन करना, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूती देना, किसी भी समस्या के समय या आपदा के समय एक दूसरे को सहयोग करने की नीति अपनाना, समान हितों के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को मजबूती देना, एक दूसरे का साथ देना, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ समान उद्देश्यों और लक्ष्यों के साथ सहयोग करना। इसके संगठन के प्रमुख अंग हैं सचिवालय, जिसकी स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में की गई। इस सचिवालय में महासचिव, 7 निदेशक एवं सामान्य सेवा के कर्मचारी शामिल हैं। विदेश सचिवों की स्थायी समिति होती है और इस संगठन का वार्षिक आधार पर शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। सार्क के जो विशेष संगठन हैं जो इसके लिए कार्य करते हैं वो है, पहला, सार्क विकास कोष। इसका उद्देश्य है सामाजिक क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं उनको के लिए वित्त पोषण करना, धन उपलब्ध करवाना। सार्क विकास कोष का शासन सदस्य देश के वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों से गठित एक बोर्ड द्वारा किया जाता है और सार्क विकास कोष की गवर्निंग काउंसिल बोर्ड के कार्यों की देखरेख करती है। दक्षिणी एशियाई विश्वविद्यालय है इसका एक प्रमुख संगठन, भारत में है ये विश्वविद्यालय, एवं इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री और प्रमाण पत्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई डिग्री और प्रमाण पत्रों के समान होते हैं, उनको मान्यता होती है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन बांग्लादेश में स्थित है, के ढाका में स्थित है। इसकी स्थापना मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सार्क के सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए की गई है। सार्क मध्यस्थता परिषद, यह पाकिस्तान में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। यह संगठन वाणिज्यिक, औद्योगिक, व्यापारिक, बैंकिंग ऐसे अन्य संबंधित विवादों के उचित और कुशल निपटान के लिए एक कानूनी मंच प्रदान करता है। अब हम पढ़ेंगे कि सार्क दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनका क्या महत्व है। सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 3% है और विश्व की कुल आबादी के 21% लोग यहाँ पर निवास करते हैं तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क की हिस्सेदारी 3.8% अर्थात 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस दृष्टि से इस संगठन की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संगठन ने विभिन्न देशों के बीच में तालमेल बनाने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें जितने भी सदस्य देश शामिल हैं वो घनी आबादी वाले क्षेत्र होने के साथ साथ उपजाऊ क्षेत्रों में से भी एक हैं। सार्क देशों में परंपरा, भोजन, यहाँ की संस्कृति, राजनीतिक स्थिति लगभग समान है, जो उनके कार्यों में तालमेल और आपसी सामंजस्य स्थापित करने में काफ़ी फायदेमंद रही है। समस्या समाधान, सार्क के सदस्य देशों में समान समस्याएं और मुद्दे विद्यमान हैं, जैसे गरीबी, कुपोषण, प्राकृतिक आपदाएं, आंतरिक संघर्ष, औद्योगिक और तकनीकी पिछड़ापन, निम्न जीडीपी और देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। ऐसे में समस्याओं के समाधान के लिए एक समान रूपरेखा बनाना इस संगठन के लिए काफ़ी आसान रहा है और इसी तरह ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है।
अब हम लोग पढ़ेंगे कि सार्क की उपलब्धियां क्या है। वैश्विक क्षेत्र में सार्क तुलनात्मक रूप से एक नया संगठन है। सार्क के सदस्य देशों ने एक मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्री ट्रेड एरिया स्थापित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके आंतरिक व्यापार में वृद्धि हुई है और कुछ देशों के व्यापार अंतराल में तुलनात्मक रूप से कमी आई है, लेकिन फिर भी सदस्य देशों के बीच में मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने से विभिन्न प्रकार की समस्याएं और बाधाएं दूर हुई हैं। साप्टा साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट वर्ष 1995 में सार्क के सदस्य देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए यह समझौता किया गया। मुक्त व्यापार समझौता सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सभी सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं तक सीमित है। वर्ष 2016 तक सभी व्यापारिक वस्तुओं के सीमा शुल्क को कम करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस उदारीकरण के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए जेट्स प्लस के सकारात्मक सूची दृष्टिकोण का अनुसरण यह कर रहा है। सार्क विश्वविद्यालय की बताया था कि भारत में सार्क विश्वविद्यालय कार्यरत है। इसके अलावा पाकिस्तान में फूड बैंक एवं एक ऊर्जा भंडार की स्थापना भी सार्क के द्वारा की गई है। भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत ने हमेशा दक्षिणी एशिया का एक प्रमुख देश होने के साथ साथ इस संगठन में प्रमुख भूमिका निभाई है, चाहे वो पड़ोसी देशों के साथ विभिन्न समस्याओं का समाधान करना हो या उनकी ज़रूरतों को समझते हुए समय समय पर सहायता उपलब्ध करवाना हो। इसमें भारत ने हमेशा पड़ोसियों के साथ सहयोग की नीति अपनाई है। क्षेत्रीय स्थिरता स्थापित करने, वैश्विक नेतृत्व की भूमिका आदि में भारत के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है संगठन। अब इसमें चुनौतियां क्या क्या हैं। सबसे पहला है बैठकों की कमी। सार्क के सदस्य देशों के बीच अधिक अनुबंध किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही द्विपक्षीय सम्मेलन का आयोजन वार्षिक रूप से कराने की आवश्यकता है। लेकिन वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखें तो कुछ ऐसे मसले हैं जिनको आपसी बातचीत के द्वारा हल किया जा सकता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद ऐसा मसला है जिसमें पाकिस्तान ने समय समय पर भारत पर आतंकवादी हमले किए हैं, जिनके कारण भारत ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बैठकर बात करने और सार्क का सम्मेलन आयोजित करने को कभी अभी तक हामी नहीं भरी है और इस बात को लेकर दोनों के मध्य असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। समन्वय क्षेत्र व्यापक होने के कारण यहाँ ऊर्जा एवं संसाधनों में परिवर्तन का नेतृत्व भी करता है। साफ्टा के बारे में पढ़ा हमने, उसकी भी सीमाएं हैं। इसका क्रियान्वयन जो है संतोषजनक नहीं रहा है और यह मुक्त व्यापार समझौता सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सभी सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं तक ही सीमित रहा है, जिससे इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। इसके अलावा भारत और पाक के मध्य बढ़ते तनाव एवं संघर्ष ने सार्क की क्षमताओं को कम किया है। और यदि इसी तरह एक और सदस्य देश चीन के बारे में देखें, नेपाल के बारे में देखें तो नेपाल ने भारत और चीन के मध्य जो सीमा विवाद का मुद्दा अभी चल रहा है, उसमें भारत का साथ देने के बजाय चीन का पक्ष लिया है, जो सही नहीं है इस संगठन के हितों की दृष्टि से। ऐसे में इस संगठन की सफलता की संभावना कम होती दिखाई देती है। सार्क एक ऐसा संगठन है जो ऐतिहासिक और समकालिक रूप से दक्षिण एशियाई देशों की पहचान को दर्शाता है।
यहाँ की संस्कृति, भाषा और धार्मिक संबंध समान रूप से दक्षिण एशिया को परिभाषित करते हैं। ऐसे में चाहिए कि सभी सदस्य देशों द्वारा अपने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संगठन की क्षमता का अन्वेषण किया जाए। आतंकवाद और अन्य समस्याओं का समाधान करने के लिए खुले मस्तिष्क से बैठकर इन समस्याओं पर कोई मार्ग निकाला जाए। सार्क को स्वाभाविक रूप से प्रगति करने की अनुमति दी जानी चाहिए एवं दक्षिण एशिया के लोगों, जो कि विश्व की जनसंख्या का 1/4 हिस्सा हैं, को अधिक से अधिक लोगों को के साथ संपर्क स्थापित करने, अपनी संस्कृति का प्रसार करने की पेशकश की जानी चाहिए। इस तरह से वर्तमान समय में जब 2016 के बाद से पाकिस्तान इस बात का प्रयास कर रहा है कि शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाए सार्क का, लेकिन भारत विभिन्न आतंकवादी घटनाओं, भारत पर के कश्मीर पर किए गए आतंकवादी हमलों के कारण इस पक्ष में नहीं है कि सार्क का सम्मेलन आयोजित हो। वो पाकिस्तान के साथ एक मंच पर बैठकर किसी समस्या का समाधान करे या विभिन्न मसलों पर बातचीत हो। इस बात को लेकर भारत के द्वारा नाराज़गी व्यक्त की गई है। तो इस तरह से इस संगठन की सफलता इस बात में निहित है कि सभी सदस्य देश आपस में समन्वय का दृष्टिकोण रखें और एक दूसरे की समस्याओं को समझकर सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से एक दूसरे का सहयोग करें और उसको बढ़ावा दें। आप लोग इसको पढ़िए, इसमें छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं और इसमें आपसे एक 250 शब्दों का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसमें इसकी उपलब्धियों के बारे में और इसकी क्या कमियां हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। धन्यवाद।